नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल HSK स्टडी सेंटर में। आज हम पढ़ेंगे मैसूर में ब्रिटिश शासन की स्थापना। इसमें हम पढ़ेंगे हैदर अली के बारे में, टीपू सुल्तान के बारे में और मैसूर आंग्ल युद्धों के बारे में पढ़ेंगे और फिर कुछ क्वेश्चन देखेंगे। मैसूर का उदय। मैसूर कब बना? तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1565 में। विजयनगर साम्राज्य और दक्कन गुटों के मध्य तालीकोटा का युद्ध होता है, जिसके बाद क्या हुआ, विजयनगर साम्राज्य जो है छोटे छोटे राज्यों में टूट गया, विघटन हो गया उसका, छोटे छोटे राज्यों का उदय होता है। मैसूर वांडेयार वंश का स्वतंत्र शासन, मैसूर में वांडेयार वंश का स्वतंत्र शासन होता है। इसकी स्थापना यदुराय वाडेयार ने की थी 1399 में। अंतिम स्वतंत्र शासक होता है कृष्णराज वाडियार द्वितीय, जिसका शासक 1734 से लेकर 1761 तक होता है। कृष्णराज द्वितीय जो था नाम मात्र का शासक था, वास्तविक शक्ति उसके दो मंत्रियों के पास थी। नंदराज वित्त मंत्री था, देवराज सेनापति था। नंदराज हैदर अली के को डिंडीगुल का फौजदार 1755 में नियुक्त करता है और 1761 में नंदराज की हत्या कर देता है और अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित करके मैसूर की सत्ता पर कब्जा कर लेता है। मैसूर का शासक हैदर अली बन जाता है। हैदर अली जो होता है, पहले वाडियार वंश में कृष्णराज द्वितीय के उसमें डिंडीगुल का फौजदार उसको नियुक्त किया जाता है। बाद में वो फौज इतना निपुण होता है कि 1761 में नंदराज की हत्या करके खुद स्वयं शासक बन जाता है। हैदर अली की नीतियां। हैदर अली ने सेना का आधुनिकीकरण और रॉकेट तकनीकी का आरंभिक प्रयोग किया। डिंडीगुल नामक स्थान में एक शस्त्रागार का निर्माण करवाया जाता है। धार्मिक सहिष्णुता में अधिकतम मंत्री और हिंदू सैनिक, चामुंडेश्वरी देवी मंदिर हेतु दान, सिक्कों पर शिव पार्वती और विष्णु का अंकन, अन्य सुधार में ऋण अवस्था, कृषक सुधार, मध्यस्थों का अंत, फ्रांस और तुर्की की सहायता से आधुनिक उद्योगों की स्थापना और विदेश नीति। जो हैदर अली था, हैदर अली 1761 में शासक बनता वहां का, मैसूर का शासक बनने के बाद उसने क्या किया, आधुनिकीकरण किया सेना का और रॉकेट तकनीकी का आरंभ किया। डिंडीगुल नामक स्थान पर एक शस्त्रागार का निर्माण कराया था और धर्म के उसने अधिकतर अपने क्या थे, हिंदू मंत्री और हिंदू सैनिक थे उसके। चामुंडेश्वरी देवी के मंदिर में उसने दान किया, सिक्कों पर शिव पार्वती और विष्णु का अंकन किया और ऋण को उसने कम किया और उसे सुधार किया। कृषक सुधार किए, कृषि में उसने सुधार किए। मध्यस्थों जो बिचौलिए होते थे उनका अंत किया। फ्रांस और तुर्की की सहायता से उसने आधुनिक उद्योगों की स्थापना, आधुनिक उद्योग फ्रांस और तुर्की जो कहते हैं उनकी मदद से क्या है ना, आधुनिक उद्योग लगाए और विदेश नीति को इसने अपनाया। टीपू सुल्तान। हैदर अली की 1782 में मृत्यु के बाद उसका पुत्र टीपू सुल्तान मैसूर की सत्ता संभालता है। टीपू सुल्तान एक महान योद्धा था जिसे मैसूर टाइगर के रूप में जाना जाता है। 1787 में टीपू सुल्तान द्वारा अपने आप को बादशाह घोषित किया जाता है। टीपू सुल्तान द्वारा किए गए आर्थिक सुधार, कैलेंडर, सिक्के और मापतोल, कृषि सुधार किया, व्यापार में सुगमता लाया, राजस्व सुधार में जागीर प्रथा उन्मूलन, सामंत पालीगारों की शक्तियों को सीमित किया, तृतीय युद्ध के बाद राजस्व में 30% की वृद्धि की, सैनिक आधुनिकीकरण, शस्त्रागार का निर्माण कराया। टीपू सुल्तान ने भी अपने राज्य में बहुत सारे कार्य करवाए थे, वो आर्थिक कारण हो, सैनिक कारण हो, लोगों के लिए बहुत काम किए। कूटनीति में ब्रिटिश प्रतिकूल था, अंग्रेजों के विरोधी था। फ्रांस, तुर्की और अफगान में राजदूत भेजे, फ्रांस से बेहतर संबंध थे। अन्य धार्मिक सहिष्णुता, श्रृंगेरी मंदिर को दान और देवी शारदा की मूर्ति की स्थापना की। 1794 में श्री रंगपट्टनम में स्वतंत्रता वृक्ष लगाया, फ्रेंच की सहायता से स्वतंत्रता वृक्ष लगाया इसने। टीपू सुल्तान अपने शासन में नए नए प्रयोग करता रहता था, इसीलिए हेक्टर मुनरो द्वारा इसे अशांत आत्मा की संज्ञा दी गई है और उनके अनुसार टीपू सुल्तान एक आत्मविश्वासी शासक भी था और इसी विशेषता के कारण वह अंग्रेजों को बहुत हानि पहुंचा सकता था। 1797 में श्री रंगपट्टनम में ही टीपू सुल्तान द्वारा फ्रांसीसी सैनिकों की मदद से एक जैकोबिन क्लब की स्थापना की। 2 वर्ष बाद टीपू सुल्तान 1799 में मृत्यु हो जाती है उसकी। अब प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध।
1767 से 1769 के बीच में। यह युद्ध 1767 से 1769 तक मैसूर और अंग्रेजों के बीच लड़ा गया था, और क्योंकि मराठा और हैदराबाद के निजाम मैसूर की बढ़ती शक्तियों से तनाव में थे, इसीलिए अंग्रेजों ने इस बात का फायदा उठाकर मराठा और हैदराबाद के निजामों को अपनी तरफ मिला लिया था। हैदर अली ने भी अपनी एक योजना बनाई और मराठा और हैदराबाद के निजामों को अपनी तरफ मिलाने के लिए कुछ क्षेत्रों और धन का लालच दिया, और इस कार्य में वह सफल भी हो गया। इस प्रकार इस युद्ध में हैदर अली ने अंग्रेजों को कूटनीतिक विफल कर दी थी। अंग्रेजों की कूटनीति उसने क्या कर दी थी? विफल कर दी थी। अपनी इस योजना के कारण हैदर अली इस युद्ध में विजयी हुआ और अंग्रेजों की हार का सामना करना पड़ा। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, इसमें क्या होता है? इसमें क्या करते हैं अंग्रेज जो होते हैं, हैदराबाद के निजाम को और मराठा को अपनी साइड मिलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैसूर जो हैदर अली होता है वो इनसे भी चला होता है। वो क्या करता है? इनको कुछ धन का लालच देके अपने साइड मिला लेता है और अंग्रेजों की कूटनीति को विफल कर देता है, और इस युद्ध में अंग्रेजों को हरा देता है हैदर अली। मद्रास की संधि 1769 में। इस युद्ध में अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध करते करते हैदर अली मद्रास क्षेत्र तक चला गया था। अंग्रेजों के लिए एक अपमानजनक संधि थी, क्योंकि बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने तीनों सेनाओं को हराया था, परंतु इस युद्ध में अकेले हैदर अली ने अंग्रेजों को हरा दिया था। कहा जाता है कि एक हैदर अली ही था जिसने अंग्रेजों को प्रत्यक्ष रूप से हराया था। हैदर अली और अंग्रेजों के बीच मद्रास में 1769 में संधि हुई थी। इस संधि में यह तय किया गया था कि हैदर अली को जब भी अंग्रेजों की सहायता की आवश्यकता होगी तो अंग्रेजों को उसकी सहायता करनी होगी, और जो क्षेत्र जिसके थे वो क्षेत्र उसको वापस लौटा दिए गए थे। अब आता द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784। 1771 में मैसूर और मराठों के संघर्ष की वजह से युद्ध हुआ था, और उस युद्ध में हैदर अली ने मद्रास की संधि के अनुसार अंग्रेजों से अपने लिए सहायता मांगी थी, परंतु अंग्रेजों ने मद्रास की संधि की शर्तों को तोड़ते हुए हैदर अली की सहायता नहीं की थी। इस कारण हैदर अली और अंग्रेजों के बीच फिर से तनाव की स्थिति उत्पन्न होने लग गई थी, और इसी क्रम में फ्रांसीसी कंपनी ने अपने व्यापार के लिए जो बंदरगाह मैसूर से लिए थे वहां पर अंग्रेजों द्वारा बार बार आक्रमण किया जा रहा था, और उन बंदरगाहों पर अपना अधिकार करने का प्रयास अंग्रेजों द्वारा किया जा रहा था। इस कारण से मैसूर और अंग्रेजों के बीच द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। इस युद्ध में अंग्रेज मराठों और हैदराबाद के निजाम को अपने साथ मिलाने में सफल हो गए थे। मैसूर और अंग्रेजों के बीच पोर्टो नोवा का युद्ध 1781 में हुआ। इस युद्ध में लड़ते लड़ते हैदर अली की मृत्यु 1782 में हो जाती है। अपने पिता की मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान ने इस युद्ध की कमान संभाली और 1784 तक इस युद्ध को लड़ा। अंत में आंग्ल मैसूर युद्ध बराबरी के नतीजे पर समाप्त हो जाता है। इस युद्ध के समय वारेन हेस्टिंग्स ब्रिटिश गवर्नर थे, जिसके द्वारा सर आयरकूट को अंग्रेजों का नेतृत्व करने के लिए भेजा गया था। जो आंग्ल मैसूर का द्वितीय युद्ध था, इसमें क्या होता है, जो मद्रास की जो संधि हुई थी उसमें क्या था, अंग्रेजों अगर मराठा और उसका तनाव बढ़ने लगा मैसूर का, तो अंग्रेजों से उसने मदद मांगी मद्रास की संधि के अनुसार, तो उनकी मदद करने के लिए अंग्रेजों ने मना कर दिया। उसके बाद क्या होने लगा, जो बंदरगाह मैसूर ने फ्रांसीसियों को दे रखे थे उन पे बार बार अंग्रेज आक्रमण करने लगे। तो इसके बाद ये द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, जिसमें इस युद्ध में जो अंग्रेज थे उन्होंने मराठा और हैदराबाद के निजामों को अपने साथ मिला लिया। इसमें इस युद्ध में के दौरान हैदर अली की मृत्यु हो जाती है 1782 में। पोर्टो नोवा का युद्ध 1781 में, पोर्टो नोवा में हुआ था युद्ध 1781 में। इसमें हैदर अली की मृत्यु हो जाती है और कमान टीपू सुल्तान संभालता है, और अंत में यह युद्ध का कोई परिणाम बराबरी पर यह युद्ध खत्म हो जाता है। अंत में आंग्ल मैसूर का युद्ध बराबरी के नतीजे में समाप्त हो गया था, और 1784 में मैंगलोर की संधि मैसूर और अंग्रेजों के बीच हुई थी। मैंगलोर में संधि होती है बराबरी के नतीजे पर, मैंगलोर की संधि से युद्ध समाप्त हो जाता है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 में। मैंगलोर की संधि टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के मध्य विवादों को हल करने के लिए पर्याप्त नहीं थी।
टीपू सुल्तान अंग्रेजों को पराजित करने की योजना बनाता है। इस क्रम में वह अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाने और उसका विस्तार करने का प्रयास करता है और इसके संबंध में वह कुछ विदेशी शक्तियों से सहायता मांगता है, जिसमें फ्रांस और कुस्तुनिया जैसे देश थे। अंग्रेजों को जब इस बात की सूचना मिलती है तब तृतीय आंग्ल युद्ध की शुरुआत हो जाती है और टीपू सुल्तान को इन विदेशी शक्तियों की सहायता मांगना ही इस युद्ध का कारण बनता है। अंग्रेजों ने इस युद्ध में टीपू सुल्तान को हरा दिया, अंग्रेजों की इस युद्ध में विजय हो गई। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो होता है 1790 और 1792, जो तीसरी संधि हुई थी, मैंगलोर की संधि दूसरे युद्ध में, वो क्या थी, वो कोई पर्याप्त हल नहीं था युद्ध का। तो इस क्रम में टीपू अंग्रेजों को हराने के लिए अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाता है, विदेशों से मदद मांगता है। ये बात अंग्रेजों को पता लगती है तो अंग्रेज क्या करते हैं, तीसरा युद्ध कर देते हैं और वो टीपू को हरा देते हैं उस युद्ध में। इस युद्ध के बाद श्री रंगपट्टनम की संधि होती है 1792 में। अंग्रेजों की इस युद्ध में विजय के बाद 1792 में श्री रंगपट्टनम की संधि मैसूर और अंग्रेजों के बीच होती है और इसमें कुछ ऐसी शर्तें होती है जो टीपू सुल्तान के लिए अपमानजनक संधि साबित होती है और वे शर्तें कुछ इस प्रकार से हैं। टीपू सुल्तान को अपना आधा राज्य अंग्रेजों को देना होता है, जिसमें मालाबार और डिंडीगुल जैसे क्षेत्र थे। जुर्माने के तौर पर 3 करोड़ रुपए की राशि अंग्रेजों को टीपू सुल्तान को देनी पड़ती है। टीपू सुल्तान के 2 पुत्रों को अंग्रेज द्वारा पकड़ लिया जाता है। इस युद्ध में मराठों और हैदराबाद के निजामों ने अंग्रेजों का सहयोग भी किया था, इसीलिए तोहफे में टीपू सुल्तान से लिए गए कुछ क्षेत्र मराठों और हैदराबाद के निजामों को भी अंग्रेजों द्वारा दे दिए जाते हैं। इस युद्ध के दौरान लॉर्ड कॉर्नवालिस ब्रिटिश गवर्नर के पद पे थे। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के कारण दक्षिण में टीपू की प्रभावशाली स्थिति नष्ट हो गई और वहां ब्रिटिश वर्चस्व स्थापित हो गया। श्री रंगपट्टनम की संधि क्या होती है, तृतीय मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की हार होती है और उसके बाद ये श्री रंगपट्टनम की संधि 1792 में होती है। इसमें अंग्रेज जो है टीपू सुल्तान की अपमानजनक संधि थी। अंग्रेज कुछ इस प्रकार की शर्तें रखते हैं, टीपू सुल्तान का आधा राज्य ले लेते हैं, जैसे मालाबार और डिंडीगुल जैसे क्षेत्र जो मेन थे उनको अंग्रेज अपने, और उससे 3 करोड़ रुपए की राशि अपने पास ले लेते हैं। टीपू सुल्तान के 2 पुत्रों को बंदी बना लिया जाता है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध और अंतिम मैसूर युद्ध था चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में अपमानजनक संधि के बाद टीपू सुल्तान फिर से अंग्रेजों से बदला लेने का विचार कर रहा था। इस क्रम में उस दौरान लॉर्ड वेलेस्ली ब्रिटिश गवर्नर थे और उन्होंने भारत में सहायक संधि की योजना का प्रारंभ किया था। लॉर्ड वेलेस्ली ने यह सहायक संधि टीपू सुल्तान को भेजी थी, परंतु इस संधि में कुछ ऐसी शर्तें थी जो टीपू सुल्तान को अपमानजनक लगी और इसके साथ ही साथ उसके अधिकारों को भी इस संधि के तहत दबाया जा रहा था। इसीलिए टीपू सुल्तान ने इस संधि को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। उसके इस संधि को स्वीकार करने से इनकार करने के कारण अंग्रेजों और मैसूर में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ और तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद से टीपू सुल्तान काफी दुर्लभ भी हो चुका था। इस कारण इस युद्ध में लड़ते लड़ते टीपू सुल्तान की 1799 में मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार मैसूर में हैदर अली और टीपू सुल्तान के वंश की समाप्ति हो जाती है और वाडियार वंश के एक अल्प वयस्क को मैसूर की सत्ता पर उसको अंग्रेजों द्वारा बिठा दिया जाता है और अंग्रेजों द्वारा मैसूर के ऊपर जबरदस्ती सहायक संधि लगा दी जाती है। अब होता क्या, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में जैसे तीसरे में जो श्रीरंगपट्टनम की संधि थी अपमानजनक संधि थी, उसके बाद टीपू सुल्तान अंग्रेजों से बदला लेना चाहता था और इसी विचार में वहां पर लॉर्ड वेलेस्ली ने क्या कर दिया, भारत में सहायक संधि चलाई। सहायक संधि वैसे फ्रांसीसी गवर्नर ड्यूप्ले ने चलाई थी, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट किसने किया, वेलेस्ली ने सारे भारतीय राजाओं के साथ सहायक संधि, और ये फरमान उसने टीपू सुल्तान को भी भेजा। टीपू सुल्तान ने इसको स्वीकार नहीं किया और इस स्वीकार न करने के कारण चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। इस युद्ध के दौरान टीपू सुल्तान की 1799 में मृत्यु हो जाती है और उसके बाद वाडियार वंश का एक अल्पवयस्क शासक अंग्रेजों द्वारा मैसूर में बिठा दिया जाता है और जबरदस्ती सहायक संधि लगा दी जाती है। आंग्ल मैसूर युद्ध 4 युद्ध हुए थे। 2 पहले युद्ध में हैदर अली लड़ा था, दूसरे युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है, हैदर अली की कमान टीपू सुल्तान ने संभाली। तीसरे युद्ध में टीपू सुल्तान लड़ता है जिसमें उसकी हार हो जाती है। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
नंबर 1, हैदर अली मैसूर की गद्दी पर कब बैठा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। दूसरा क्वेश्चन, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1767 में। हैदर अली ने आधुनिक शस्त्रागार कहां पर स्थापित किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, डिंडीगुल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैदर अली की मृत्यु किस युद्ध के दौरान हुई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, वारेन हेस्टिंग्स। ऑप्शन ए, वारेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान तथा कांडरवालिस के बीच 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। इसके तहत टीपू को अपना आधा राज्य अंग्रेजों को देना पड़ा। टीपू को 3 करोड़ रुपया युद्ध क्षति के रूप में देना पड़ा। ब्रिटिश रेजिडेंट को श्रीरंगपट्टनम में स्थापित करना पड़ा। अपने 2 बेटों को बंधक स्वरूप अंग्रेजों के पास रखना स्वीकार करना पड़ा। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, ये बताइए। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1, 2 और 4। इसमें क्या है, तीसरा कथन जो है वो गलत है, क्योंकि श्रीरंगपट्टनम में अपने रेजिडेंट नहीं बनाई थी उन्होंने, और बाकी के 3 जो हैं वो सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को निष्कासित करने के लिए निम्न में से किन देशों के साथ संपर्क स्थापित किया? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, सारे देशों के साथ। फ्रांस, अरब, अफगानिस्तान, मॉरिशस, तुर्की, इन सभी देशों के साथ उसने अपनी संपर्क साधे थे। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान टीपू के विरुद्ध चतुपक्षीय संयुक्त मोर्चे में शामिल थे। इसका ऑप्शन है, इसका सही आंसर है 8वें का सही आंसर है ऑप्शन ए, तुर्वाणकोर, निजाम, मराठा एवं अंग्रेज। ये चारों ने मिलकर युद्ध लड़ा था। ये जो युद्ध था इसमें क्या कर लिया था, उसने अपने साइड में ला लिए थे सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन, टीपू सुल्तान के संबंध में इन कथनों पर विचार कीजिए। पहला, टीपू ने एक नया कैलेंडर या पंचांग लागू किया। दूसरा, टीपू ने सिक्का ढलाई की एक नई प्रणाली की शुरुआत की। तीसरा, टीपू ने माल तोल के लिए नए पैमाने को अपनाया। फ्रांसीसी क्रांति की सफलता से प्रभावित होकर उसने श्रीरंगपट्टनम में जैकोबिन क्लब की स्थापना की, स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया तथा अपने को नागरिक टीपू विहित करने लगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। इसमें सारे ए बी सी डी सारे सही हैं। इसमें 9th नंबर क्वेश्चन। 10वें नंबर का क्वेश्चन है, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के संबंध में इन कथनों पर विचार कीजिए। इस युद्ध के दौरान टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। इस युद्ध में अंग्रेजों की पूर्ण विजय हुई और मैसूर के अधिकांश प्रदेशों पर अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया गया। वाडियार वंश के एक बालक कृष्णराज द्वितीय को राजगद्दी पर बिठाकर मैसूर राज्य पर सहायक संधि लाद दी गई। इन कथनों में कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। ये सारे कथन सही हैं। यही चीजें हुई थी जो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था उसके बाद। नंबर 11th क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। सूची ए, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769। बी, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784। सी, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792। सूची 2 में है, 1 मद्रास की संधि, दूसरा मैंगलोर की संधि, तीसरा श्रीरंगपट्टनम की संधि। इसका सही आंसर ऑप्शन ए है, क्योंकि ये क्रमवार दिए गए हैं। सारे ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था मैं अंग्रेजों के स्थल साधनों को तो समाप्त कर सकता हूं परंतु समुद्र को नहीं सुखा सकता? ये किसका कथन था? ये था ऑप्शन बी, टीपू सुल्तान का। हम आगे बढ़ते हैं।
पोर्टो-नोवो के युद्ध में हैदर अली के खिलाफ अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, आयरकूट ने। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय अंग्रेजी गवर्नर जनरल कौन था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, लॉर्ड वेरेलेस था। और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन था? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय अंग्रेज गवर्नर कौन था? इसका सही उत्तर है लॉर्ड वेलेस्ली, जिसने सहायक संधि भी चलाई थी। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय अंग्रेज गवर्नर कौन था? इसका सही आंसर है लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन ए सही इसका आंसर है। टीपू सुल्तान का मकबरा कहाँ स्थित है? अंतिम क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान का मकबरा कहाँ स्थित है? इसका आंसर है बी, श्रीरंगपट्टनम में। धन्यवाद दोस्तों, आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।